मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे सर. ओके सर, गुड मॉर्निंग. तो सर इन केस ऑफ कस्टम क्या बोला सर? किस वैल्यू पे कस्टम पे करना है? किस वैल्यू पे कस्टम पे करना है हमें पढ़ रहे बेटा. अच्छा सर, हमने लास्ट पढ़ा था क्या सर? इधर ध्यान. रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? मैं नहीं मानता. अरे हाँ है ना भाई? तो सर आप अगर नहीं मान रहे तो केवल आपके बोलने से नहीं होगा बेटा. ऐसा आपको रीजन देने पड़ेंगे. क्या देने पड़ेंगे सर? रीजन. केवल बोल दो कि मैं नहीं मानता, उससे कुछ नहीं होता बेटा. ठीक है, इधर ध्यान. अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी. सुनो रे, अब वैल्यू रिजेक्ट करने के सर देयर में बी मेनी रीजंस फॉर दैट. क्लियर? ये सब रीजन रटने नहीं सर, आपको मगअप नहीं करना बेटा. है ना? यहाँ एग्जांपल्स दे रखे, जैसे आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी वो बहुत कम इंपोर्ट करी बेटा. वैल्यू बहुत कम डिक्लेयर करी बेटा. आपने ब्रांड का डिक्लेरेशन नहीं दिया, ग्रेड का डिक्लेरेशन नहीं दिया, स्पेसिफिकेशन नहीं दिया. आपने मिस डिक्लेरेशन किया किसमें? डिस्क्रिप्शन में, क्वांटिटी में, क्वालिटी में, कंट्री ऑफ ओरिजिन में, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर में, प्रोडक्शन में. ये सब मिस डिक्लेरेशन बेटा आपके, मतलब गड़बड़ होगी प्राइस में बेटा. ये सब इंडिकेशन है इसके डाउट के. इन सबसे ऑफिसर को डाउट होगा कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया वो सही नहीं है. हाँ है ना? तो इन सब डाउट्स को ध्यान में रखते हुए वो ऑफिसर क्या कर सकता है? वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है. बट रिजेक्शन से पहले वो क्या देगा बेटा आपको? अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देगा. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट दे रखे, इन्हीं पॉइंट को घुमा फिर लिखा बेटा, पर आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है. सारे पॉइंट को एक बार रीड जरूर करना बेटा आपको. क्लियर? डन. इधर ध्यान भाई. अब एक बड़ा ही सुंदर पॉइंट आता है क्या? हाई सी ट्रांजेक्शंस बच्चों. हाई सी ध्यान इधर, ध्यान मेरी तरफ, मेरी तरफ ध्यान. सर हाई सी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. 8:57 बेटा, तो मतलब 6 मिनट हो गए बेटा अभी. ठीक, ओके. ध्यान इधर. नहीं, मैंने आपको बोला है सर, जब तक सबका ध्यान इधर नहीं होगा तब तक वो टाइम काउंट होता रहेगा बेटा आपका. 6 मिनट हो चुके हैं, 7 भी हो सकते हैं बेटा. अभी क्या करने का है? ठीक, ध्यान इधर. ओके, तो सर इन केस ऑफ कस्टम्स क्या बोला सर? हाई सी ट्रांजेक्शंस. हाई सी सेल क्या होता है बच्चों? हाई सी में सेल. हाई, अरे वो क्या? क्लियर? हाई सी मतलब हाई टाइड है ना बेटा. अच्छा, ऊंची लहरों में, ऊंची ऊंची लहरों में आपने बेचा है बेटा माल को. बहुत 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 जबरदस्त बेटा, एकदम. मतलब आपके लिए एक बार बेटा. कुछ भी मतलब 8:58 बेटा. सर सुनना बात ध्यान से. मान लो सर आपने मान लो गुड्स इंपोर्ट किया बेटा. सिंगापुर से गुड्स इंडिया में आ रहा है बेटा. कहां से आ रहा है बच्चा? सिंगापुर से. हाँ, इंडिया में बेटा. मान लो भाई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है बेटा. सर कहां से आ रहा है बेटा? सिंगापुर से. वेरी गुड बेटा. व्हाट डू मीन बाय इंडिया? भारत. ये तो अच्छा हो मैं लेक्चर में बैठा बेटा, वरना ऐसे ही बात बोलता आपको मजा आया था बेटा. सर बोल दो बेटा मैं. ओके सर. इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त. सर 12 नॉटिकल माइल याद आया क्या बेटा आपको? सर लैंड मास प्लस 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है बेटा. तो 12 नॉटिकल माइल के बाहर जो एरिया है, मतलब कितना बेटा? क्या खा कुछ भी अनलिमिटेड बेटा. बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल एरिया इज कॉल्ड हाई सी बेटा. यस, है ना बेटा? इधर अब मान लो
तो एरिया बियॉन्ड इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स इज कॉल्ड हाई सी, जहां पे कस्टम्स के प्रोविजन नहीं लगते बेटा, एक्सेप्ट वो डेजिग्नेटेड एरिया, बात अलग है सर। वो ऑयल रिग वगैरह याद है बेटा आपको, ठीक, वो छोड़ दो बेटा। मान लो मैंने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट किया बेटा, कितने में, 1 CR में बेटा। गुड्स अभी कहाँ है बेटा, हाई सी में बेटा। क्लियर? क्या क्या एक मछली पानी में गिरी, छपाक। 2 मछली पानी में गिरी, अच्छा आउट। अच्छा ये गेम मेरे को आता नहीं होगा शायद, कैसे? 2 मछली, मछली 2 मछली 2 बार पानी में गिरी, 2 मछली एक एक करके पानी में गिरी। अच्छा दोनों मछली साथ में गिरी बेटा, और साथ में स्विमिंग कर रहे बेटा, है ना? ओके बेटा, फिर कितने हो गए बेटा, 3 मछली बेटा सर। ओके बेटा, चलिए सर 901 हो गया बेटा। सर आइए बेटा, मान लो मछलियों का मिलन बेटा, ध्यान दो बेटा आप सर, इधर ध्यान, वरना बेटा नहीं बोलू आगे बेटा। ओके ध्यान इधर, मान लो आपने कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करी बेटा, गुड्स अभी कहाँ है बेटा, हाई सी में बेटा। गुड्स क्या बेटा, अभी हाई सी में, मतलब 12 नॉटिकल माइल में अभी तो एंटर नहीं करी, कहाँ है बेटा, अभी हाई सी में बेटा, ठीक है। और वो गुड्स मैंने आपको बेच दिया, क्या बेच सकता हूँ क्या बेटा मैं, क्या बेच सकता हूँ क्या बेटा? गुड्स तो भी क्या है बेटा, हाई सी में। क्लियर? गुड्स तो भी हाई सी में बेटा, बेचूंगा कैसे बेटा, गुड्स तो हाई सी में बेटा, हाँ है ना बेटा? अरे क्लियर, बेच सकता हूं, पर यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा। गुड्स अभी क्या है बेटा, हाई सी में, एक्चुअली हाथ दुखने लगे ना बेटा, इसलिए बेटा ऐसे। क्लियर? सर अभी गुड्स क्या है बेटा, हाई सी में, मैंने इंपोर्ट किया था कितने में बेटा, 1 CR में बेटा। अभी अभी बहुत थोड़ी देर रुक गई बेटा। सर गुड्स अभी क्या है बेटा, हाई सी में, मैंने कितने में इंपोर्ट किया, 1 CR में, मैंने गुड्स आपको बेच दिया। गुड्स तो हाई सी में बेटा, अभी ऐसे नहीं बेचूंगा बेटा मैं, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, कितने में बेटा, 2 CR में बेटा। गुड्स क्या है बेटा, अभी मैंने अरियन को बेचा कितने में, 2 CR में। अरियन ने क्या किया बेटा, हमारे दर्शन भाई को बहुत दिनों बाद दर्शन दिए इन्होंने बेटा, सर इनको भेज दिए कितने में सर तो जैसे इन्होंने दर्शन दिया बेटा, इन्होंने 3 CR में इनको गुड्स बेच दी बेटा, कितने में बेचा, 3 CR में। गुड्स अभी क्या है बेटा, हाई सी में। गुड्स के मालिक कौन, दर्शन भाई। क्लियर? अब सर गुड्स इंडिया में आया बेटा, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि उन गुड्स का कस्टम क्लियरेंस कराने कौन आएंगे, ओनर ऑफ द गुड्स कौन है बेटा, मंगल, अरिहंत या दर्शन? क्लियर? सर तो ऐसे केस में दर्शन भाई इज द ओनर ऑफ द गुड्स, दर्शन भाई क्या करेंगे, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेंगे सर, और साथ में सर ये अटैच करेंगे क्या, ओनरशिप डॉक्यूमेंट इनका, कि गुड्स और चेन ऑफ डॉक्यूमेंट भी इसको सबमिट करने पड़ते हैं बेटा, कि इसने, मैंने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, और अल्टीमेटली ये मालिक है बेटा भी, हाँ है ना भाई? सर ये सबमिट करेगा और फिर ये कस्टम क्लियरेंस कराएगा। अब क्वेश्चन मेरा आपसे आता है क्या, किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा, सोच के, जल्दी नहीं। गुड्स हाई सी में था बेटा, मैंने ओरिजिनली इंपोर्ट किया 1 CR में, हाई सी में बेच दिया 2 CR में, हाई सी में इन्होंने खरीद लिया कितने में, 3 CR में। अब गुड्स कस्टम पोर्ट पे आया है और अब ये इनका कस्टम क्लियरेंस करा रहे हैं गुड्स का। अब कस्टम लगेगा किस वैल्यू पे लगेगा, 1 CR, 2 CR, 3 CR या नो आइडिया? ठीक है, इसका आंसर एक लाइन में छुपा बेटा, लाइन सुनना बेटा। सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 ने लिखा है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। वैल्यू ऑफ गुड्स is relevant at the time of
इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एंड आप बहुत अच्छे से समझते हो क्या इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर सुनना, अर्जेंट है बेटा, ठीक है, पर सर आपसे अर्जेंट कुछ भी नहीं जीवन में सर। मान लो सर सुनना बात ध्यान से, इन केस, क्या बोला सर, इन केस, यस मालिक, अगर आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया, क्या किया सर आपने, इंपोर्ट किया, हाई सीम बेच दिया, हमने बात करी क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया एंड इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। तो एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, मतलब जब तो 12 नॉटिकल माइल में एंटर करी थी गुड्स, तब वैल्यू क्या था बेटा, 3 CR। सो 3 CR विल बी द वैल्यू ऑन विच कस्टम विल बी चार्ज्ड। बोलो यस सर। मतलब कभी भी हाई सी सेल हुआ है, हाँ वेरी गुड, तो ऐसे केस में लास्ट हाई सी सेल जो होगा दैट इज द वैल्यू रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, उस पर कस्टम लगेगा। भारत माता की जय। प्रदर्शन भाई भी जोरदार है बेटा, इन्होंने गुड्स को क्या किया बेटा, गुड्स कस्टम बोर्ड पे आ गई बेटा, पर इसने वेयरहाउस में रखवा दिया बेटा। उसको पता है गुड्स कौन सी बेटा, मंगल मार्कर्स बेटा, वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा, क्लियर। और गुड्स अभी क्या है बेटा, कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में, और इन्होंने गुड्स मान लो हमारे मीत भाई को भेज दिया कितने में, 4 CR में बेटा। गुड्स क्या है बेटा, वेयरहाउस में, वेयरहाउस में इन्होंने गुड्स इनको बेचा कितने में, 4 CR में। अब मीत भाई इज द ओनर ऑफ द गुड्स, कस्टम क्लियरेंस कराना है मीत भाई को गुड्स का, कौन आएंगे कस्टम क्लियरेंस कराने, मीत भाई। ये बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, ये ओनरशिप डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, सर कस्टम क्लियरेंस कराएंगे। बताइए दिल थाम के, कस्टम कौन पे करेगा, मीत भाई। किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा सर, किस वैल्यू पे कस्टम लगेगा, 3 CR पे बेटा, हाँ है ना भाई। वैल्यू ऑफ गुड्स इज रिलेवेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर। जब सर वेयरहाउस से निकालते हैं, सुन ले कुशाल, जब वेयरहाउस से निकालते हैं तब रीवैल्यूएशन नहीं करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं, बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, नॉट इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू। पर हाँ कस्टम लगेगा 3 करोड़ पे, पर 37 और 39 किस पे लगेगा सर, 37 और 39 के लिए बात करी थी आप, जो पेज पलट के देख रहे हो बेटा, क्लियर। वहां मैंने पढ़ा था क्या कि 37 और 39 IGST लगता है बेटा, याद है बेटा। 37 लगेगा 38 और 38 है विचएवर इज हायर, 39 लगता है किस पे, 310 और 310 है विचएवर इज हायर। और वहां लिखा था क्या कि कस्टम के सबसे जो वैल्यू आया था वो प्लस सारी कस्टम ऐड कर दो, प्लस एनी द सम पेबल अंडर एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऐड कर दो, जैसे सोशल वेलफेयर सरचार्ज बचा, हाँ है ना भाई, ये ऐड कर दिया। जैसे मान लो 20% कस्टम था, कितना था बेटा 20%, तो 3 करोड़ पे कस्टम लगेगा, कितना लगेगा सर 3 करोड़ पे, तो 3 करोड़ का 20% कितना हो गया बच्चा, 60 लाख, प्लस मान लो 3739 सर अभी बाद में लगेंगे बेटा, प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% कितना होता है 6 लाख, तो 3 करोड़ 66 लाख इज द वैल्यू एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8, क्लियर। और 38A बोलता है क्या, अगर आपने गुड्स को वेयरहाउस में बेचा है तो व्हाट इज द वैल्यू, लास्ट में जो वेयरहाउस में जिसने खरीदा है बेटा, लास्ट में कितने में खरीदा, इसने खरीदा बेटा, एक ही बार खरीदा है 4 CR, तो 4 CR और 366 CR विच एवर इज हायर, 4 CR, तो 4 CR पे 37 लगेगा, 4 CR पे 39 लगेगा, पर कस्टम कितने में लगेगा, कस्टम कितने में लगेगा 3 CR पे। भारत माता की जय। आया मजा, क्लियर। इसलिए मैंने क्वेश्चन वहां नहीं दिया था, यहां दिए बेटा आपको, ताकि टॉपिक पूरा आपको पूरा ग्रिप में आ जाए बेटा आपके, क्लियर। और चिंता नहीं करने का बेटा, जो मैंने अभी पढ़ाया है वो का वो टॉपिक मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, पर एक पॉइंट मेरा और बाकी, इसलिए उधर मत देखना, कसम आपको उसकी ध्यान इधर बेटा, वेयरहाउस की बेटा। मान लो सर, हाँ बेटा मुझे ध्यान है बेटा, ऐसे मत देख बेटा, सर मान लो सर, इन केस गुस्से से देख रहा बेटा ये, सर आप जो सोच रहे हो ना वो अलग बात है बेटा, सर सर इन केस ऑफ कस्टम, क्या बोला सर, इन केस ऑफ कस्टम्स, वापस सुनना बच्चों ध्यान से, मजा आया ना पॉइंट में बेटा आपको, गुड। सर इतने इजी टॉपिक से बच्चा अगर लॉजिक के साथ पढ़े ना कभी भूल ही नहीं पाओगे बेटा, क्लियर। आप बस एक बार रिवाइज कर लो, मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूल पाओगे सर, मेरी गारंटी सर आपसे, क्लियर। सर सुनना बात को ध्यान से कि कभी भी गुड्स अगर हाई सी में सेल हुआ है बेटा, कहां सेल हुआ है बेटा, हाई सी में,
क्लियर? तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होगा बेटा? जो लास्ट हाई सी ट्रांजेक्शन हुआ दैट इज द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम्स एक्ट। क्लियर? कस्टम कितने में लगेगा मेरे इस एग्जांपल में? 1 CR में मैंने इंपोर्ट किया, 2 CR में हाई सी में, 3 CR में हाई सी में इन्होंने खरीदा, अब गुड्स इंडिया में आई हैं, इन्होंने वेयरहाउस में रखवाया और वेयरहाउस में इन्होंने गुड्स मीत को बेच दिया 4 CR में, 4 करोड़ में। अब मीत भाई कस्टम क्लियरेंस कराना है, कस्टम कितने में लगेगा? 3 CR पे। और 37 IGST या GST सेस किस पे लगेगा बेटा? 3 CR प्लस कस्टम्स प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज वगैरह बच्चा, ये जो वैल्यू आएगी वो, या 4 CR व्हिचएवर इज हायर पे लगेगा क्या बेटा? IGST। 1 मिनट तो सुनना रे, पता है जब कस्टम क्लियरेंस होगा तब एनीवेज अगर डायरेक्ट दर्शन भाई ने क्लियर कराया होगा तो 3 CR पे कस्टम पे करेगा बेटा, और कस्टम के साथ में IGST लग जाएगा ना बेटा उस पे। यार आवाज नहीं आ रही, देखो यार, या भले वेयरहाउस में रखेगा, और वेयरहाउस में जब रखेगा तो वैसे भी 4 CR या जो वैल्यू हायर होगी उस पर लगेगा बेटा 37 बेटा। आवाज नहीं आ रही सर? तो सर मैंने 1 CR में इंपोर्ट किया बेटा, मैंने अरिहंत भाई को 2 CR में बेचा बेटा, अरिहंत भाई ने इनको दर्शन भाई को 3 CR में गुड्स बेचा है। टेक्निकली बात करें तो IGST एक्ट के हिसाब से ये भी इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहे थे बेटा। कौन से? हाई सी सेल वाले ट्रांजेक्शंस। पर सोचो अगर हर ट्रांजेक्शन पे IGST लगा दे, फिर कस्टम क्लियरेंस टाइम पे तो IGST लगना ही लगना बेटा, तो अननेसेसरी मतलब है क्या बेटा कुछ? इसलिए बोल दिया क्या, वैसे भी गुड्स कस्टम कंट्रोल में बेटा, वहां पे कस्टम पे करेंगे, साथ में IGST पे कर देंगे, इसलिए हाई सी सेल के केस में सर इस ट्रांजेक्शन को शेड्यूल 3 में कवर कर दिया। कहां कवर कर दिया बेटा? शेड्यूल 3 में, और बोल दिया क्या, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, और कोई IGST पे करने की जरूरत बार बार नहीं है। जब आप कस्टम क्लियरेंस कराओगे तभी कस्टम पे करना। भारत माता की जय। तो सुनो, 3 ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 के मेरे पेंडिंग थे बेटा, तीनों अब खत्म हुए बेटा मेरे। फर्स्ट तो मैंने IGST पढ़ते वक्त बताया था बेटा आपको कि आप चाइना गए, चाइना से माल खरीदा और चाइना में बेच दिया बेटा, विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडियन टेरिटरी एट ऑल, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी खरीदा और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बेच दिया बेचा, ठीक है? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड, आपने इंपोर्ट किया और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स रखवा दिया बेटा, और बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आपने बेच दिया तो अगेन ये नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस बेटा। और थर्ड मैंने आज पढ़ाया, हाई सी सेल के ट्रांजेक्शन गुड्स इंडिया में आ रहा है पर आने से पहले ही बेच दिया आपने किसी को, इट इज हाई सी ट्रांजेक्शन नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। आया ना मजा सर? और इस पे शेड्यूल 3 में क्यों डाला बेटा इसको? क्योंकि एनीवे जब कस्टम क्लियरेंस होगा तब कस्टम लग जाएगा, और साथ में क्या लग जाएगा? IGST। हाँ है ना? अभी सोचिए सर, अगर मैं चैप्टर 1 के टाइम पे ये बात बताता आपको शायद वो लेवल से नहीं समझ में आता बेटा। हाँ है ना भाई? वो लेवल का सेटिस्फेक्शन मेरे को चाहिए सर, अगर आपने ढंग से पढ़ना है तो बेटा। क्लियर? और शायद मजा आ रहा होगा सर आपको। हाँ है ना भाई? डन। और पता है खास बात, ये सब बातें भी मैंने एनालिटिकल नोट्स में लिखी बेटा, ये रही, आइए बुक में देखिए बेटा। सर वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन गुड्स परचेज ऑन हाई सी बेसिस, फिर टैक्सेशन ऑफ हाई सी सेल, और ये रहा ले तेरे लिए कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में अगर आपने गुड्स बेचा तो क्या होगा, वो भी यह लिख दिया बेटा मैंने। और हाँ, आपको ये सब यहां लिखा है, साथ में शेड्यूल 3 भी लिखा है। शेड्यूल 3 में नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा, कोई IGST अलग से नहीं लगेगा। जब कस्टम क्लियरेंस कराओगे तब डायरेक्ट कस्टम के साथ में IGST पे कर देना। और इन सबको समझाने के लिए भी मैंने आपको जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ बेटा, वो एग्जाम्पल भी यहां दे रखे मैंने आपको। हाँ ना बच्चों? सर ये जो बुक ड्राफ्ट करी बहुत मेहनत लगती है सर, और ऊपर एक एक चीज शिद्दत से दी हुई बेटा आपको। हाँ ना भाई? अरे क्लियर? अरे माहौल माहौल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 बस। हाँ बेटा, सर मान लो, सर इधर ध्यान, ये था क्या? हाई सी वाला ट्रांजेक्शन, और वेयरहाउस में अगर गुड्स बेचा तो क्या करने का, हाई सी में अगर गुड्स बेचा तो क्या करने का। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, विथ लॉजिक समझ में आई। 3 करोड़ पे कस्टम लगेगा बेटा, हाँ है ना भाई? और GST कितने में लगेगा? 3 करोड़ प्लस कस्टम प्लस एनी अदर सम पेबल अंडर एनी अदर लॉ बेटा, और 4 करोड़ व्हिचएवर इज हायर पे लगेगा। उसका मैंने इलस्ट्रेशन यहाँ पे दे रखा बेटा आपको, ये वाला। अरे क्लियर? 2 एग्जाम्पल दे रखे, अगर आंसर ये नहीं, अगर क्वेश्चन में ये नहीं ये होता तो क्या होता बेटा, ठीक है? तो इससे आपको दोनों समझ में आएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुई? ये तो हमने बात कर ली किसकी? इंपोर्ट की। अब हम बात करें किसकी बेटा? एक्सपोर्ट की। सर इसके भी अपने रूल्स है, हाँ है ना मालिक? सर देखना ध्यान से, सर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट
इधर ध्यान भाइयों, इधर नजर, इधर नजर। एक्सपोर्ट के केस में भी बोल दिया क्या कि जिस प्राइस पे आपने एक्सपोर्ट किया है, दैट एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्या बोला सर, वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू शेल बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इफ बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। पर अगर बायर सेलर रिलेटेड भी है तो भी हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप ये प्रूव कर दो कि रिश्ता रिश्ते की जगह धंधे धंधा की जगह बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में अगर आप ये प्रूव कर दो कि आपके रिलेशन की वजह से प्राइस अफेक्ट नहीं हुआ है, अदर रूल्स फॉलो करेंगे तो भी वैल्यू यही आने वाला है, तो ऐसे केस में एक्चुअल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे। पर अगर मान लो वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, मामला गड़बड़ है, तो फॉलोइंग रूल्स शेल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस। क्लियर? रूल नंबर 4 बोलता है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू बाय कंपैरिजन विद गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। बेटा मतलब सर मान लो, ढंग से मानो, वेरी गुड बेटा, मैंने कोई गुड्स इंडिया से क्या किया बेटा, एक्सपोर्ट। अरे क्या किया भाई, एक्सपोर्ट बेटा। नहीं आउट ऑफ इंडिया भी नहीं है बेटा, इसलिए बेटा सर क्या किया बेटा, एक्सपोर्ट। पर उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में रूल नंबर 4 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 4 बोलता है क्या, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी अगर किसी ने एक्सपोर्ट करी बेटा, तो उसका वैल्यू एक्सेप्ट करना बेटा। अच्छा, अगर मान लो सर मैंने कोई गुड्स श्रीलंका एक्सपोर्ट करी और वही गुड्स मैं ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहा हूं बेटा, दोनों की प्राइसिंग पॉलिसी में फर्क हो सकता है ना यार बेटा, इसलिए बोला क्या सर, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और क्वालिटी की वही वैल्यू लेना जो जहां पे कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम। क्या बोला सर, गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी मतलब वो गुड्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड आर कमर्शियली इंटरचेंजेबल वेदर मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेम मैन्युफैक्चरर और सम अदर मैन्युफैक्चरर बट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम। बच्चा हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सर अगर मैंने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है अगर उसका वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू ले लूंगा बेटा मैं। पर अगर मान लो मंगल की क्वालिटी बेटा और किसी और की क्वालिटी में फर्क है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? नहीं आप ये ऐसा करके क्यों देख रहे हो? हाँ सर कोई डाउट है बेटा आपको? कोई बात नहीं बेटा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे बेटा एग्जाम में बेटा। सर मान लो सर 100% दावा गारंटी। सर सुनना बात को ध्यान से, इधर ध्यान, मान लो, अरे भाई मान लो गुड सर, जो गुड्स मैंने एक्सपोर्ट करी अगर सेम पर्सन का सेम गुड्स मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वो नहीं मिलता है तो गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी बोलता है क्या सर, भले मैन्युफैक्चर कोई और है बेटा चलेगा बट कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम, पर अपनी क्वालिटी में और उसकी क्वालिटी में फर्क है बेटा, मेरी क्वांटिटी में और उसकी क्वांटिटी में फर्क है सर, टाइमिंग गैप है बेटा, कंपोजिशन में थोड़ा फर्क है बेटा, तो ऐसे केस में रीजनेबल एडजस्टमेंट शेल ऑलवेज बी अलाउड टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यू। बच्चा हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? डन। पर हाँ मंगल जैसा कोई नहीं, हाँ है ना भाई? अगर सर कोई वैल्यू में गुड्स की बात कर रहा है बच्चा, सर मान लो इधर ध्यान, इधर ध्यान, हाँ मंगल पांडे बेटा इधर ध्यान दो। सर मान लो जो मैंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है बेटा सर, उसका गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी का वैल्यू नहीं आ रहा है बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा? हंस रहा है मेरे पे सर? इधर ध्यान, मतलब ऐसे लोगों को सर एक और मार्कर मांग रहे हैं सर। सर पहले जब आया था 20 मार्कर बॉक्स था बेटा पूरा, अभी केवल 6 मार्कर रखे बेटा यहाँ पे। ये घर में जाके बेचते बेटा और तू इनको देखता है बेटा, इसी को बेचते हैं बेटा और वापस तू ओके हमको बेच देता है बेटा। ओके तो ये जो धांधली चल रही बेटा इसी के लिए मोदी सरकार आई बेटा। सुनना बात ध्यान से, मान लो इधर होशियारी,
अगर देर इज मैंने पढ़ा दिया बेटा ये वाला डिफरेंस इन डेट ऑफ एक्सपोर्ट, डिफरेंस इन कमर्शियल लेवल, क्वांटिटी लेवल, डिफरेंस इन क्वालिटी, कंपोजिशन, डिजाइन वगैरह में डिफरेंस है बेटा, तो रीजनेबल एडजस्टमेंट शैल ऑलवेज बी अलाउड बेटा। हाँ है ना भाई? पर अगर उससे भी वैल्यू एसर्टेन नहीं हो रहा तो रूल नंबर 3 से आंसर नहीं आया तो 4 पे आए, 4 से नहीं आया तो 5 पे आ जाएंगे। 5 बोलता है क्या? कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। मतलब वो एक्सपोर्टर क्या करेगा बेटा? अपना कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलोंग विद द सपोर्टिंग प्लस ऑल एक्सपेंसेस अप टू इंडियन पोर्ट। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, 2-3 मिनट बाद ही आने वाला है, आउट होने वाले बेटा आप लोग, ठीक है? पहले से बोल के बता रहा हूं मैं आपको। सर सुनना, कंप्यूटेड मेथड बोलता है क्या? सर अगर रूल नंबर 3 से भी आंसर नहीं आ रहा है तो 4 पे आए, 4 से नहीं है तो 5 पे आए। 5 बोलता है क्या? कंप्यूटेड मेथड उस एक्सपोर्टर बोलो अपनी कॉस्ट ब्रेकअप देगा अलोंग विद द सपोर्टिंग। क्लियर सर? प्लस एवरी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट। हाँ है ना भाई? वो सब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? कंप्यूटेड वैल्यू, और उस पर लग जाएगा क्या? कस्टमरिटी। भारत माता की जय। पर हाँ उससे भी वैल्यू नहीं आ रहा बेटा, तो रूल नंबर 6 बोलता है क्या? रेसिडुअल मेथड। ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशंस एंड हैविंग कीपिंग द माइंड द प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ सेक्शन नंबर 14 एंड अबव रूल्स, वो वैल्यू डिटरमाइन करेगा टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। हाँ है ना भाई? क्लियर? अच्छा रूल नंबर 7 बोलता है क्या? डिक्लेरेशन बाय द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर क्या करेगा बेटा? जब भी शिपिंग बिल फाइल करेगा उसमें गुड्स का वैल्यू डिक्लेयर करेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग बेटा। एंड ऑफिसर के पास पावर है कि वो क्या चाहे, वो चाहे तो क्या कर सकता है बच्चा? वैल्यू को रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्शन ऑफ डिक्लेयर्ड वैल्यू। पर हाँ बिफोर रिजेक्शन एन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द एक्सपोर्टर बाय वे ऑफ इशू ऑफ नोटिस बेटा। हाँ है ना भाई? पर हाँ वो वैल्यू डिक्लेयर जो की उसको रिजेक्ट क्यों करेगा बेटा? अगर उसको डाउट है क्या कि जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही नहीं है, हो सकता है यहाँ पे प्राइस इज नॉट दी सोल कंसिडरेशन, कुछ और भी आ रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेटा, या आपने प्राइस मार्केट से बहुत ज्यादा हाई रखी है, आपने बहुत कम रखी हुई बेटा, या आपने ब्रांड डिक्लेरेशन नहीं दिया, डिस्क्रिप्शन डिक्लेरेशन नहीं दिया, क्वालिटी डिक्लेरेशन नहीं दिया। सर आपने गुड्स का डिस्क्रिप्शन कुछ और दे रखा है और बिल ऑफ शिपिंग बिल में कुछ और लिख रखा है और एक्चुअल गुड्स में कुछ और है बेटा। हाँ है ना? इनमें कहीं भी उसको लगता है गड़बड़ है, कोई डाउट आया तो उसके बेस पे वो क्या कर सकता है? वैल्यू रिजेक्ट कर सकता है। बट बिफोर रिजेक्टिंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन। क्लियर? ये सब रीजन आपको याद करने की जरूरत नहीं, पर हाँ एक बार रीड जरूर करना बेटा अपने को। भारत माता की जय। और इसी के साथ एक्सपोर्ट के वैल्यूएशन रूल्स भी खत्म होते हैं। अब कोई खास बात, कोई टफ बात? अच्छा एक बार मेरी तरफ ध्यान में चो सर, यहां पर एक्सपोर्ट के रूल्स पे वापस बोलता बेटा, ध्यान देना सर। सबसे पहली बात रूल नंबर 3 बोलता है क्या? एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर बायर एंड सेलर रिलेटेड नहीं है, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, और अगर रिलेटेड भी है तो भी वैल्यू इफेक्ट नहीं करता है रिलेशनशिप बेटा। हाँ है ना भाई? उससे नहीं है तो रूल नंबर 3 बोलता है कि गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी वैल्यू। उससे भी नहीं है तो रूल नंबर 4 बोलता है क्या? और रूल नंबर 3 बोलता है क्या? एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू। 4 बोलता है क्या? गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी। 5 बोलता है क्या? कंप्यूटेड वैल्यू। 6 बोलता है क्या? रेसिडुअल मेथड। 7 और 8 रिजेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन वैल्यू, एंड 8 बोलता है क्या? रिजेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन में। कोई खास बात? आवाज नहीं आ रही हुए? ठीक सर, अब ध्यान मेरी तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आपके लिए आ रहा है बेटा, दिल थाम के देखिएगा बेटा। एंड मेरे से कोई कुछ नहीं पूछेगा, आपस में कोई बात नहीं करेगा, सेल्फ असेसमेंट बेटा ये सारा। एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स दे रखा है 1 लाख, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया है। कस्टम ड्यूटी की रेट कितनी बेटा? 20%। डू असेसमेंट मंगेश भैया। आई नीड द ड्यूटी का अमाउंट, बी क्विक। बस यही दे रखा है, इन्फॉर्मेशन जो दिया है वही है बेटा। पता है 20,000 बिल्कुल सही जवाब है बेटा ये। और हाँ वो भूल गए क्या, एक और सोशल वेलफेयर सरचार्ज एक्सपोर्ट पे नहीं लगता। याद करो जब सोशल वेलफेयर सरचार्ज मैंने पढ़ाया था, बोला था ये इंपोर्ट पे लगता है, और मैंने मार्क भी करा था आपसे बच्चा। क्लियर? और सेकंड थिंग इधर ध्यान, चेक मत कर बेटा,
है सर, इधर इधर 1 मिनट। पता है जैसे ही एफओबी वैल्यू देखा, लोगों ने देखा क्या, इंश्योरेंस नहीं दे रखा, फ्रेट नहीं दे रखा, एड एड एड, और वहां लेस हो गया बेटा 7 मार्क्स। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीए फाइनल। कितना 4 मार्क का क्वेश्चन था, लोग बोले कि नहीं इतना इजी नहीं हो सकता। दया कुछ तो गड़बड़ है, और सब गड़बड़ करके आए बेटा। आउट। डायरेक्ट आंसर था 20,000 रुपए, खत्म बात। हाँ, इसमें बस ये दे रखा था कि 2 डेट दे दी बेटा, एक तो शिपिंग बिल की डेट अलग दे दी बेटा, और जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला उसकी डेट अलग दे दी बेटा। तो रेट ऑफ एक्सचेंज कब का बेटा, जिस दिन का शिपिंग बिल फाइल किया उस दिन का बेटा। और रेट ऑफ ड्यूटी कब का बेटा, जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बेटा। हाँ है ना बेटा, बस लिटरली 4 लाइन का क्वेश्चन था बेटा, ये दे भी रखा मैंने बुक में बेटा। क्लियर सर? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया बेटा, सर 1 लाख प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हाँ सर नहीं ऐड होगा, चलो आप बोल रहे नहीं ऐड होगा, पर क्यों नहीं होगा सर? भाई साहब एफओबी है तो सीआईएफ निकालो ना। हम तो सीआईएफ पे लगाते कस्टम बेटा। हाँ वो तो इंपोर्ट होती बेटा, क्यों होती पर चलो, हाँ सही बोल रहे हो, बोलो यस सर, वेरी गुड आंसर। सरकार आप क्या कर रहे हो? और एक्सपोर्ट पे अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है तो कहां लग रही है, इंडियन पोर्ट पे लग रही है या बाहर वाले पोर्ट पे लग रही है बेटा? तो एवरी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बेटा, एंड एवरी कॉस्ट अप टू इंडियन पोर्ट इज कॉल्ड एफओबी बेटा। एक्सपोर्ट के केस में बच्चों, वो तो इंपोर्ट के केस में क्या हो रहा था बेटा, आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा था, वहां के पोर्ट की कॉस्ट को बोलते थे एफओबी बेटा। इसलिए यहां के पोर्ट की कॉस्ट निकाली हमने क्या, सीआईएफ, और सीआईएफ पे लगाया क्या, कस्टम बेटा। है ना मालिक? और यहां के पोर्ट पर अगर आपने कोई गुड्स को एक्सपोर्ट किया है बेटा, एक्सपोर्ट के लिए प्रेजेंट किया है, तो एफओबी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, मतलब इंडियन पोर्ट तक की कॉस्ट बचा। यहां से अगर आप सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सर हमें सिंगापुर गया गुड्स नहीं गया, हमें मतलब नहीं है, इंडियन पोर्ट से मतलब है ना बेटा। और एक्सपोर्ट केस में इंडियन पोर्ट की वैल्यू इज कॉल्ड एफओबी, इसलिए वन है कि इसका क्या है, असेसेबल वैल्यू है। वेरी गुड आंसर बच्चों। क्लियर? पता है ये आंसर आप क्यों दे पाते हो, क्योंकि आपका माइंड लॉजिकल हो गया बेटा भी है। क्लियर? समझे मेरी बात? और इसलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है बेटा, कि कभी कभी क्या होता है गलती के चांस हो जाते हैं बेटा, हम जल्दबाजी में भी गलती कर लेते हैं बेटा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं क्या, हर वो माइन्यूट गलती जो आप कर सकते हो यहां करा दो बेटा आपसे। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है इतने सालों से मैं जो पढ़ा रहा हूं बेटा, मुझे पता है बच्चे क्या गलती कर सकते हैं बेटा। अरे क्लियर? पक्का? अभी समझ में आया कि नहीं आया सर? सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी नहीं लगता है बेटा, ध्यान रखना, वहां पे साफ साफ लिखा है क्या, इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ओके बेटा, एक्सपोर्ट पे नहीं लगता बच्चा। ठीक है मालिक? डन। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट्स इट। इसी के साथ भारत माता की जय। ये इंपोर्ट के पॉइंट पे खत्म होते हैं अब, ये एक्सपोर्ट के पॉइंट पे खत्म होते हैं अब, एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग हाई सी एंड वेयर हाउसिंग वाले पॉइंट पे खत्म होते हैं अब। पक्का? पक्का? ठीक है सर, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है बेटा, आई होप चीजें आपको सर पूरा सर कॉन्सेप्चुअली समझ में आई बेटा आपको ये। अरे हाँ है ना सर? पक्का? चलिए सर, सर इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है अब। सर अब वैल्यूएशन चैप्टर के सर हम कुछ इलस्ट्रेशन करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चन करेंगे, और कुछ केस लो दे रखे वो भी हम पढ़ेंगे। पर सर यहाँ पे जो वीडियो क्लास में उनके लेक्चर यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, और फिर क्वेश्चन की फाइल अलग से देने के लिए आपको नया रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ बेटा। इसी के साथ भारत माता की जय। तो सर ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर दो वाला आप।